हेलो साथियों, मेरा नाम सुजीत कुमार है। ट्रिक ट्रैक इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, यदि आप बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक बहाली के अतिरिक्त एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एमबीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठने वाले हैं तो यह वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। प्रिय साथियों, आपको पता है कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एंटोनिम्स और सैनोनिम्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं सैनोनिम्स की चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि सैनोनिम्स के वाले क्वेश्चन को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आगे भी आपको बिना रुकावट मिलना जारी रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले सैनोनिम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। जैसा कि लिखा हुआ है, आप खुद समझ सकते हैं कि सैनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग की दृष्टिकोण से एक समान होते हैं, लेकिन सेंटेंस में अर्थ के भावानुसार उनका प्रयोग अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसे आप नीचे दिए गए उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दोनों वर्ड एक दूसरे के सैनोनिम हैं। ब्यूटीफुल को हिंदी में सुंदर कहते हैं और अट्रैक्टिव को आकर्षक। अब आप खुद समझिए कि जहाँ ब्यूटीफुल का प्रयोग हो सकता है, वहाँ यदि हम अट्रैक्टिव शब्द का प्रयोग कर दें तो सेंटेंस भले ही सही हो जाए, लेकिन सेंटेंस में वह बात नहीं आ पाएगी कि जो बात मीनिंग के दृष्टिकोण से आना चाहिए। और ठीक इसी तरह जहाँ अट्रैक्टिव का प्रयोग होना है, वहाँ यदि हम ब्यूटीफुल का प्रयोग कर देते हैं तो सेंटेंस तो सही हो सकता है, लेकिन उसमें भेगनेस आने का डर रहता है। अब आप यह समझिए कि सैनोनिम्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और सैनोनिम्स मुख्यतः नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिलते हैं। यहाँ एक चीज आपको और ध्यान रखना चाहिए कि नाउन का सैनोनिम हमेशा नाउन ही होगा, वर्ब का सैनोनिम हमेशा वर्ब ही होगा। इसी तरह एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के सैनोनिम्स क्रमशः एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन ही होंगे। अब आइए एग्जामिनेशन में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर है एग्जाम प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में सैनोनिम से जो प्रश्न पूछे गए वह नाउन कैटेगरी का था और जो ऑप्शन दिए गए उस ऑप्शन में एक नाउन था, एक एडजेक्टिव और एक वर्ब और दूसरा एडवर्ब है। अब यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं तो आपने पहले ही सैनोनिम का पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड कर लिया था कि वह नाउन है। तो अब आप ऑप्शन से नाउन को छांटकर बिना मीनिंग जाने आप आराम से आप आंसर को सही कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यदि सैनोनिम वाला जो क्वेश्चन है वह नाउन का हो, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हों वह चारों का चारों ही नाउन हो, तब क्या होगा? ऐसे में बस एक ही ट्रिक काम करता है कि आपको सैनोनिम वाले क्वेश्चन में जो वर्ड दिए गए हैं उनके मीनिंग जानने होंगे और फिर जो ऑप्शन में जो नाउन्स दिए गए हैं उनके उन वर्ड्स के मीनिंग से उसका मिलान करके ही हम सही आंसर दे सकते हैं। तो दोनों ही संभव है, आपको दोनों का ही प्रैक्टिस रखना होगा। अब आइए कुछ सैनोनिम वाले प्रश्न की चर्चा करते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए, ये पहला प्रश्न है ईगर। अब सबसे पहले एग्जामिनेशन में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करना चाहिए। तो यहाँ ईगर यह एक एडजेक्टिव है। अब ऑप्शन पर नजर डालते हैं तो ऑप्शन हमारे पास हैं
क्लेवर, इंथुजियास्टिक, डिवोटेड और क्यूरियस। अब मुश्किल यह है कि ये चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं वह एडजेक्टिव्स हैं। अब एक ही उपाय है कि हम ईगर का मीनिंग जानें और ऑप्शन से उससे मिलते जुलते वाला जो वर्ड है उसका हम सिलेक्शन करें। तो अब ईगर का मतलब होता है इच्छुक या उत्सुक या और अधिक जानने की इच्छा रखने वाला। अब ऑप्शन में देखते हैं तो क्लेवर का मतलब होता है चालाक, इंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साहपूर्ण, उत्साहवर्धक या उत्साहपूर्ण, डिवोटेड का मतलब होगा समर्पित या भक्ति में लीन और क्यूरियस का मतलब होगा इच्छुक या उत्सुक या और अधिक जानने की इच्छा रखने वाला। अब आप समझ गए होंगे कि ईगर और क्यूरियस दोनों सिमिलर मीनिंग रखने वाले वर्ड्स हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी अर्थात क्यूरियस। अब एक दूसरे सवाल को देखते हैं। यहाँ है प्लेसीड। अब प्लेसीड भी एक एडजेक्टिव है और जो ऑप्शन में जो चार दिए गए हैं वर्ड्स क्लेवर, काम, एंजॉयबल और डल, ये भी एडजेक्टिव हैं। अब हमें प्लेसीड का मीनिंग जानना है। तो प्लेसीड का जो मीनिंग होगा वह होगा शांत या सुस्त। अब ऑप्शन में जो वर्ड दिए गए हैं उसके क्लियर का मतलब होगा स्वच्छ या स्पष्ट, काम का मतलब होगा शांत, इंजॉयबल का मतलब होगा आनंदपूर्ण या आनंद देने वाला, आनंदनीय, और डल का मतलब होगा सुस्त या नीरस। अब प्लेसीड और डल दोनों एक कैटेगरी के वर्ड हैं, क्योंकि प्लेसीड में जो शांति है वह सुस्ती के कारण है और डल सुस्ती को रेफर करता है। काम में भी शांति है लेकिन वहाँ सुस्ती नहीं है, वहाँ किसी और कारण से शांति है। काम मेंटल पीस को डिनोट करता है, जहाँ की डलनेस ये फिजिकल लेजीनेस को डिनोट करता है। तो जो प्लेसीड है वह भी फिजिकल लेजीनेस या फिजिकल डलनेस को रेफर करने वाला वर्ड है। तो प्लेसीड और डल दोनों एक कैटेगरी के वर्ड हैं, तो इसका भी सही आंसर होगा डी अर्थात डल। अब एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ है कमेमोरेट। अब कमेमोरेट एक वर्ब है और जो ऑप्शन में जो वर्ड्स दिए गए हैं फोर वर्ड्स दिए गए हैं वो चारों ही के चारों वर्ब हैं। अब यहाँ हमें कमेमोरेट का मीनिंग जानना है। तो कमेमोरेट का मीनिंग होता है किसी की स्मृति में उत्सव मनाना। अब देखिए जो ऑप्शन में चार वर्ड्स दिए गए हैं उनके मीनिंग जानते हैं। तो बूस्ट का मतलब होता है डिंग हाँकना या सेकी बघाड़ना, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, मैनिपुलेट का मतलब होगा चरित्र चित्रण करना या मिस हैंडल करना, और हार्मोनाइज का मतलब होगा सामंजस्य स्थापित करना या मेल मिलाप करना। अब आप समझ गए होंगे कि कमेमोरेट और रिमेंबर दोनों ही एक कैटेगरी के वर्ड हैं। कमेमोरेट भी हमारे ये मेमोरी को रेफर करता है, मेमोरी से रिलेटेड है, और रिमेंबर भी हमारे ब्रेन के मेमोरी से रिलेटेड है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? बी अर्थात रिमेंबर। अब अगला सवाल देखिए, यह है, इसे कहते हैं कनोजियर। अब कनोजियर एक तरह का नाउन है और जो ऑप्शन में जो कि दिए गए हैं वर्ड आप समझिए। पहला है इग्नोरेंट, यह एडजेक्टिव है। दूसरा है वर्ड ये डिलिंक्वेंट, यह है, इसका मतलब होता है अपराधी। इंटरप्रेटर का मतलब होता है व्याख्या करने वाला, यह नाउन है। और लवर ऑफ आर्ट, आर्ट कला का प्रेमी, यह भी नाउन है। अब आप सोचिए कि ये कनोजियर का मतलब क्या होगा। तो इग्नोरेंट तो होगा नहीं क्योंकि यह एडजेक्टिव है, इसे हम पहले ही डिलीट कर देंगे। और डिलिंक्वेंट का मतलब क्योंकि अपराधी होता है इसलिए यह भी सही ऑप्शन नहीं है। इंटरप्रेटर कहते हैं व्याख्या करने वाला का, तो यह भी आंसर नहीं है। तो लवर ऑफ आर्ट यानी कि कनोजियर एंड लवर ऑफ आर्ट दोनों एक कैटेगरी के वर्ड हैं, तो सही आंसर होगा लवर ऑफ आर्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए, यहाँ देख रहे हैं हम एक वर्ड है हमारे पास एमिनिटीज। अब एमिनिटीज क्या है? तो एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधा। अब आप खुद देखिए कि यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं पेजेंट्रीज, प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज और कोर्टीज, इन सब के अब एमिनिटीज का मतलब होगा सुविधा। ये जो वर्ड है पेजेंट्रीज, इसका मतलब होता है सजा हुआ अर्थात कि डिकोरेटेड। प्रिविलेजेस का मतलब होगा विशेषाधिकार
और फैसिलिटीज़ का मतलब होगा सुविधा, और कोर्टीज़ का मतलब होगा शिष्टाचार। अब आप समझ गए होंगे कि एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ ये दोनों एक कैटेगरी के वर्ड हैं, तो सही आंसर होगा यहाँ फैसिलिटीज़, अर्थात सी ऑप्शन सही है। एक और वर्ड देखिए, इसे कहते हैं सेरेनी। अब ये सेरेनी वर्ड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है शांत। अब यहाँ देखिए, अब ऑप्शन में जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं, पहला वर्ड है सोलमन, इसका मतलब होता है गंभीर। मीक, मीक का मतलब होगा सुशील। डेलिकेट का मतलब होता है मुलायम, और ये वर्ड है काम, काम का मतलब होता है बिल्कुल शांत। अब आप खुद समझ सकते हैं कि सेरेनी और काम ये दोनों एक कैटेगरी वाले वर्ड हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा काम, डी। एक और वर्ड देखिए, टायरनी। अब ये टायरनी एक का मतलब होता है अत्याचार। अब यह एक नाउन पार्ट ऑफ स्पीच को रेफर करता है। अब ऑप्शन में देखते हैं तो मैडनेस, पावर, मिसरूल और क्रूएल्टी, ये चारों ही के चारों नाउन हैं। अब तो एक ही उपाय है कि हम इसके मीनिंग को जानें। तो टायरनी का मतलब होता है अत्याचार। अब आप खुद समझिए कि मैडनेस का मतलब होगा पागलपन, मिसरूल का मतलब होगा कुव्यवस्था, और पावर का मतलब होगा शक्ति, और क्रूएल्टी का मतलब होगा अत्याचार। तो टायरनी और क्रूएल्टी ये दोनों समान अर्थ रखने वाले वर्ड हैं, अर्थात तो सही आंसर होगा डी, अर्थात क्रूएल्टी। एक और वर्ड देखिए, यह है इम्पेटस। अब इम्पेटस यह एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ये अविवेकी। अब आप खुद समझिए कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं चारों वर्ड, वह भी चारों के चारों एडजेक्टिव है। अब तो हमें मीनिंग ही जानना है। तो अब ये इम्पेटस का मतलब होगा अविवेकी, तो वायलेंट का मतलब होगा उग्र, और रिसोर्सफुल का मतलब होगा संसाधन से युक्त, प्लीजिंग का मतलब होगा आनंददायक, और रैश का मतलब भी होगा अविवेकी। अब आप समझ गए होंगे कि इम्पेटस और रैश ये दोनों ही सेम मीनिंग रखने वाले वर्ड हैं और एक दूसरे के सिनोनिम हैं, तो यहाँ सही आंसर होगा डी, अर्थात रैश। एक और क्वेश्चन देखिए, इसे कहते हैं नेबुलस। अब ये नेबुलस का क्या मतलब होता है, पहले तो आप समझिए कि नेबुलस एक एडजेक्टिव है और ऑप्शंस जो हमें 4 दिए गए हैं उनमें भी एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच वाले ही वर्ड्स हैं। अब नेबुलस का मीनिंग जान लेते हैं। तो नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट। अब यहाँ देखिए, टाइनी का मतलब होता है छोटा, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होगा महत्वहीन, और इनएडिक्वेट का मतलब होगा अपर्याप्त। अब आप समझ जाइए कि नेबुलस का से मिलता जुलता जो सही ऑप्शन है वह कहाँ होगा, वह होगा वेग, अर्थात बी। बी और नेबुलस दोनों समान अर्थ रखने वाले वर्ड हैं, तो सही आंसर होगा बी, अर्थात वेग। अब एक और आखिरी सवाल देखते हैं, यह वर्ड है गार्नर। अब गार्नर एक वर्ब है। अब आप समझ सकते हैं, आप खुद देखकर समझिए, ये ऑप्शंस में जो 4 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, ये चारों ही के चारों वर्ब कैटेगरी के हैं। अब हमें गार्नर का मीनिंग समझना होगा। तो गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब देखिए, ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होगा वितरण करना या बांटना, डेकोरेट का मतलब होगा सजाना, पर ये प्रिजर्व का मतलब होगा सुरक्षित रखना, और कलेक्ट का मतलब होगा इकट्ठा करना। अब आप समझिए कि गार्नर का मतलब, क्योंकि इकट्ठा करना होना है, तो इकट्ठा करने से रिलेटेड दूसरा वर्ड जो हमारे पास है वह है कलेक्ट। तो हम कहेंगे कि गार्नर और कलेक्ट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, तो यहाँ सही आंसर होगा डी, अर्थात कलेक्ट। उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। प्रिय साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।